स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग रोजाना की तरह ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। तो इसमें आज की वीडियो में जो है हमें वैस्कुलस के बारे में पढ़ना है और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये भी कोशिका का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, दोनों ही हिस्से अलग अलग है। चूंकि इनका वर्णन हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वैस्कुलस जिसको हम रसधानियां कहते हैं, मतलब रिक्तिका भी कहते हैं, रसधानियां। विद्यार्थियों, दरअसल जो रसधानियां होती है ना, ये पादप कोशिका के अंदर मैंने आपको पहले भी इस तरह से दिखा दिया था बनाकर। ये जो बड़े वाला स्थान होता है ना, ये वाला बड़ा स्थान जो होता है, इसी को कहते हैं रसधानियां। ठीक है ना, रसधानियां की कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इनके अंदर कोई अंदर ऐसा कोई अवयव नहीं होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो रिक्तिका है, इसके नाम से पता चल रहा है रिक्त स्थान। समझ गए ना बात? तो रिक्त स्थान का मतलब रिक्तिका, यानी कि कहीं ना कहीं एक कोशिका के अंदर जो होता है एक रिक्त स्थान होता है। इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, रिक्तिकाएं पड़ा हुआ है, इसको हम रसधानियां कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो पादप कोशिका है, यानी कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा होता है या बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होती है, 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। और जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर मतलब जो हमारी जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के अंदर ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका इस तरह की होती है और ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे वैस्कुलस जंतु कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम एवरेज में इसके आकृति की बात करें तो विद्यार्थियों कुल कोशिका का 50 से 90% भाग ये बनाती है। ठीक है, किसमें? ये पादप कोशिका में 50 से 90% भाग, ठीक है, पादप कोशिका का घेरे हुए हो सकती है। हालांकि ये बात एवरेज में ली है मैंने, लगभग में ली है। ठीक है ना, ये लगभग में इतना स्थान लगभग जो है घेर सकती है या घेरे हुए रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसके मैं फंक्शन की बात बताता हूं आपको थोड़ा सा, यानी कि रिक्तिका के कार्य पर चर्चा करते हैं। इसकी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ, लेकिन इसके फंक्शन जो है वो देख लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या होंगे, इसके जो कार्य होंगे वो क्या क्या होंगे। विद्यार्थियों, इसके कार्य की बात करेंगे। दरअसल इसमें होता क्या है, हमारी कोशिका के अंदर जो पदार्थ बाहर से आते जाते हैं, मतलब यानी कि जो पदार्थों का नियमन होता है, आदान प्रदान होता है, कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह की जो चीजें कोशिका के अंदर आती जाती रहती है ना, उनका नियमन करना मतलब उनको एक तरीके से नियंत्रित भी करती है ये। ठीक है ना, रसधानियों का काम क्या होता है, उनको एक तरह से नियंत्रित करना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है। और जो इसकी बात करें कि अगर कोशिका के स्फीत की बात करें, कोशिका के कड़ेपन की बात करें, जो कोशिका के अंदर टाइटपन होता है, तो भैया वो भी स्फीत बोलते हैं जिसको, स्फीत। तो ये भी किसके कारण होता है, ये भी रिक्तिका के अंदर होता है। कोशिका का जो कड़ापन है, समझ सकते हो आप, कड़ापन मतलब टाइट जो होती है कोशिका, इसकी जो आकृति होती है लगभग, वो भी कहीं ना कहीं रिक्तिका कलाई उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि ये स्पेस जो स्थान होता है ना, ये कहीं ना कहीं इसका भंडार का काम करता है, कोशिका के लिए भंडार का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका के भंडार का कार्य कौन करता है, तो वैस्कुलस आप इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, वैस्कुलस कह सकते हो कि कोशिका में जो भंडार का कार्य करता है वो रिक्तिका है। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद बात करते हैं बच्चों, जो एमिनो एसिड है, शर्करा है, प्रोटीन है, और भैया कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है। ठीक है ना, इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट, इस तरह की जो सब चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है रिक्त स्थान में, ठीक है, स्थित होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगर हम एक एनिमल्स की बात करें, मतलब एक अमीबा की बात करें, यानी कि जो क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर होता है जो एक कोशिकीय जीव, जिसको आप हिंदी में कहते हो एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव के अंदर, यानी कि जो अमीबा के अंदर ये जो विस्कुलस होते हैं ना, वैस्कुलस होते हैं, ये कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। बच्चों, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है,
है ना, न ही हमारी तरह उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, है ना, और न ही सोचने के लिए दिमाग वगैरह, आँख वगैरह देखने के लिए होती है, बल्कि वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, मतलब इसकी कोई आकृति भी नहीं होती है। ठीक है, ये जब चलता है तो एक तरीके से जिधर इसका ज़्यादा हो जाता है, एवरेज मान लेते हैं, यहाँ इसका भार ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट इसका इधर आ जाएगा, बस ये यूं ही चलता रहता है। ठीक है, इसमें संकुचन क्रिया भी होती है। तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो वैस्कुलस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों का काम करते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रहालय कहलाते हैं। किसमें? अमीबा में। ठीक है, अमीबा में जो खाद्य पदार्थों का संग्रह है वो रिक्तिका के अंदर होता है। ठीक है, अमीबा स्वयं भी एक क्या है? एक कोशिका ही है। तो ये हो गए आपके यहाँ पर किसके? रिक्तिका के कार्य। मैं बात करूंगा यहाँ तारककाय। तारककाय मीन्स सेंट्रोसोम। भैया सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले, कैसा होता है ये सेंट्रोसोम। इसकी बच्चे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, गोल शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है यूं। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो संरचना होती है, कहीं ना कहीं इस तरह की होती है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक केंद्रक भी होता है, ये एक केंद्रक भी होता है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से अंदर वाले अवयव, ठीक है, होते हैं। और इसके बाहर एक तार केंद्र भी होता है जिसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। यहां पर एक सेंट्रोस्फीयर होता है, सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रोस्फीयर एक बार बच्चे क्वेश्चन भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से सेंट्रोस्फीयर संबंधित है। ठीक है, हरितलवक से, माइटोकॉन्ड्रिया से, तारककाय से। तो भैया सेंट्रोसोम जो सेंट्रोस्फीयर है वो कहीं ना कहीं तारककाय की बात कर रहा है, क्योंकि तारककाय को क्या कहते हो आप? सेंट्रोसोम कहते हो। तो ये सेंट्रोस्फीयर भी उसी के अंदर होता है। तो आपको क्लिक कर देना है, सेंट्रोस्फीयर जो है वो तारककाय के अंदर होता है। ठीक है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यहाँ जो है ये पूरी की पूरी क्या है? कोशिका है। ठीक है, और इसकी अगर स्थिति की बात करें, कोशिका के अंदर स्थिति की बात करते हैं तो ये केवल जंतु कोशिका के अंदर होता है। जंतु कोशिका में ही ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ एनिमल जो कुछ प्लांट सेल है उसके अंदर भी होते हैं, मतलब पेड़ पौधों वाली जो कोशिका होती है उसके अंदर भी कुछ होते हैं, लेकिन इसमें इसका अभाव ही होता है। ठीक है, कुछ पौधे हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर में इसका अभाव होता है, मतलब एब्सेंट होती है सेंट्रोसोम। किसमें? पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये केवल किसमें होता है? एनिमल कोशिका में होता है, जंतु कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो। अब इसमें बच्चों क्या होता है, अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखें तो ये छोटी छोटी छड़ों के रूप में भी इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब छोटी छोटी छड़ों के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी शेप जो है मैंने दोनों तरह की आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दी है। ये इस तरह के भी होते हैं और ये इस तरह के भी होते हैं। ठीक है ना, और विद्यार्थियों अगर एक तार केंद्र की बात करें, मतलब तार केंद्र की बात करें, यहाँ तार केंद्र की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें इनको हम सेंट्रियोल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तार केंद्र होता है ये कहीं ना कहीं एक बेलनाकार संरचना होती है और इनमें तीन तीन के समूह में 9 स्थानों पर सूक्ष्म नलिकाएं होती है। तीन तीन के स्थान में कितनी नलिकाएं होती है? 9 नलिकाएं होती है कुल मिलाकर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद इसके जो ऊपर का जो बाहरी भाग होता है इसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करेंगे इसके जो फंक्शन होते हैं, इसके जो कार्य होते हैं, इसके फंक्शन की बात करेंगे। क्या फंक्शन? अब इसके फंक्शन की बात करेंगे। जब बच्चों कोशिका का विभाजन होता है ना, यानी कि सेल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कोशिका वृद्धि होती है जब, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल मतलब यानी कि 1 से 2 पदार्थों का बनना, 2 से 3, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, मतलब जब कोशिका का ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है कोशिका के अंदर, एक सेल डिवीजन होता है। ठीक है, 2 सेल डिवीजन होता है, इस तरीके से 4 सेल डिवीजन होता है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रोसोम का भी रोल होता है। मतलब इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं इस तरह से इसमें इसका योगदान होता है जब कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन का मतलब आप समझते होंगे, विभाजित होना,
अलग अलग टूटना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का बनना। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो तारक काय का विशेष रोल होता है, विशेष महत्व होता है इस क्रिया के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हो ना सिरे, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, और ये जो बीच में मैंने बनाया है यहाँ पर, ये क्या है, गुणसूत्र है क्या, और इससे कहीं ना कहीं दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ साइंटिस्टों का ऐसा मानना भी है, जो शुक्राणु होते हैं यानी कि जो कहीं ना कहीं स्पर्म होते हैं, तो स्पर्म के निर्माण में भी तारक काय का विशेष रोल है। ठीक है, स्पर्म के निर्माण में भी, मतलब जो शुक्राणु होते हैं एक जीवित डीएनए होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसके निर्माण जब होता है, शुक्राणु का निर्माण जब होता है एनिमल के अंदर, एक जंतु कोशिका के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां भी सेंट्रोसोम का विशेष योगदान रहता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लगभग चैप्टर के अंतिम चरण पर है, तो बस अब ये क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।